पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की धर्मांधता ने दिल्ली सल्तनत के शासन तंत्र में कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न कर दी। कहा जाता है कि एक बार एक सैनिक ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से भेंट करके उससे शिकायत की कि सरकारी विभाग के कर्मचारी रिश्वत लिए बिना उसके घोड़े पास नहीं कर रहे हैं। इस पर सुल्तान ने उस सैनिक को अपने पास से सोने का एक टंका दे दिया ताकि वह सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर अपना घोड़ा पास करवा ले। सुल्तान ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि उसे एक मुस्लिम कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करनी पड़े। इसी प्रकार पूर्व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की बहन, जो कि खुदाबंदजादा की पत्नी थी और सुल्तान फिरोज तुगलक की चचेरी बहन थी, ने सुल्तान फिरोज को जान से मारने के लिए षड्यंत्र रचा, किंतु फिरोज तुगलक ने अपनी चचेरी बहन के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। एक बार कटेहर के हिंदू शासक खड़कू ने 2 सैयदों को मार डाला। जब यह समाचार सुल्तान फिरोज तुगलक के पास पहुंचा तो फिरोज तुगलक ने कटेहर पर आक्रमण कर दिया। कटेहर का शासक खड़कू कुमायूं की पहाड़ियों में भाग गया। जब फिरोज शाह ने देखा कि खड़कू को पकड़ना कठिन है तो उसने कटेहर की हिंदू जनता को दंडित करने का निश्चय किया। फिरोज की सेना ने 23,000 हिंदुओं को पकड़ लिया तथा उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया। अगले 5 साल तक हर साल फिरोज तुगलक कटेहर जाता रहा और कटेहर के कुछ लोगों को पकड़कर मुसलमान बनाता रहा ताकि मृत सैयदों की आत्माओं को शांति मिल सके। तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि अंत में मृत सैयदों की आत्माओं ने उठकर स्वयं सुल्तान से कहा कि अब वह इस अत्याचार को बंद कर दे। फिरोज शाह तुगलक ने सुन्नी मुसलमानों का रक्त न बहाने के नाम पर बंगाल एवं सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया, जबकि शियाओं, सूफियों एवं हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए कि मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में फिरोज शाह तुगलक अधिक अत्याचारी सिद्ध हुआ। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक 38 वर्ष की लंबी अवधि तक शासन करता रहा और 80 वर्ष की आयु में मरा। उसके राज्य का पतन उसके जीवन काल में ही होने लगा था। दर्शकों को स्मरण होगा कि पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना के एक ब्राह्मण को मुसलमान बनाकर अपने राज्य में नौकरी दी थी। उस ब्राह्मण ने अपना नाम मकबूल रख लिया था। फिरोज तुगलक ने मकबूल को खाने जहां की उपाधि देकर उसे अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। वह एक योग्य वजीर था, किंतु जब सुल्तान उस पर अत्यधिक विश्वास करने लगा तो मकबूल खाने जहां ने सल्तनत में अपनी शक्ति बढ़ा ली और सल्तनत की शक्ति मकबूल के हाथों में केंद्रित हो गई। दिल्ली के वातावरण में प्रधानमंत्री मकबूल खाने जहां अत्यंत विलासी हो गया तथा उसने अपने हरम में विभिन्न जातियों की 2000 औरतें जमा कर लीं, जिनसे खाने जहां को ढेर सारी औलादें उत्पन्न हुईं। खाने जहां ने अपने जीवन का अधिक समय इन औरतों के साथ खर्च किया। इस प्रकार वजीर अय्याशी करता रहा और दिल्ली सल्तनत बिखरती रही। आखिर एक दिन मकबूल खाने जहां मर गया। इस पर फिरोज तुगलक ने उसके पुत्र को खाने जहां की उपाधि देकर सल्तनत का नया प्रधानमंत्री बना दिया। नया वजीर अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। वह सल्तनत पर अधिकार करने की चेष्टा करने लगा। इस कारण प्रधानमंत्री खाने जहां तथा शहजादे मोहम्मद के बीच शत्रुता हो गई। यह शत्रुता इस कदर बढ़ी कि उन दोनों को ही दिल्ली छोड़कर भाग जाना पड़ा। इस कारण वृद्ध एवं बीमार फिरोज शाह तब तक शासन करता रहा जब तक कि मृत्यु ने उसे दबोच नहीं लिया। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत उसका पौत्र गयासुद्दीन तुगलक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तुगलक शाह फिरोज शाह तुगलक के मरहूम शहजादे फतेह खां का पुत्र था।
उसने गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि धारण की। वह अल्पवयस्क तथा अनुभव शून्य शासक था। इस कारण गंभीर परिस्थितियों को संभालने में सक्षम नहीं था। दिल्ली का तख्त मिलते ही तुगलक शाह आमोद प्रमोद में मग्न हो गया और शासन का कार्य चापलूस अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया। इस कारण राज्य के योग्य एवं पुराने अमीर सुल्तान तुगलक शाह से असंतुष्ट हो गए। जब तुगलक शाह ने जफर खां के पुत्र अबू बकर को कारागार में डाल दिया, तब अमीरों ने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर 19 फरवरी 1389 को सुल्तान तुगलक शाह की हत्या कर दी। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के बाद अबू बकर दिल्ली के तख्त पर बैठा। इस पर मरहूम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के छोटे पुत्र मोहम्मद ने अबू बकर के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर दिया, जो फिरोज शाह के जीवन काल में दिल्ली छोड़कर सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था। इस संघर्ष में मोहम्मद को सफलता प्राप्त हुई और अबू बकर मारा गया। अबू बकर के बाद मोहम्मद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। मोहम्मद शाह ने गुजरात को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन करने के लिए सेनापति जफर खां को गुजरात पर आक्रमण करने भेजा। जफर खां ने गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली तथा वह सुल्तान की ओर से गुजरात पर शासन करने लगा। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने इटावा तथा अन्य स्थानों के हिंदुओं के विद्रोहों के दमन किए। यद्यपि सुल्तान इन विद्रोहों को दबाने में सफल रहा, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने से 15 जनवरी 1394 को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 5 साल से भी कम समय तक शासन कर सका। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा, परंतु तख्त पर बैठने के लगभग 15 माह बाद 8 मार्च 1395 को उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन सिकंदर शाह की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का सबसे छोटा पुत्र महमूद नासिरुद्दीन महमूद के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसे चारों ओर से भयानक उपद्रवों का सामना करना पड़ा। दूरस्थ प्रांतों में हिंदू सरदार तथा मुसलमान सूबेदार अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करने लगे। ख्वाजा जहां नामक एक अमीर ने जौनपुर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। खोखरों ने उत्तर में विद्रोह कर दिया। गुजरात, मालवा तथा खानदेश भी स्वतंत्र हो गए। तुगलक सुल्तानों की आवाजाही के कारण राजधानी दिल्ली में विभिन्न दलों एवं वर्गों में संघर्ष आरंभ हो गए, जिसके कारण दिल्ली में गृह युद्ध आरंभ हो गया। मरहूम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का एक पोता नसरत खां कुछ अमीरों तथा सरदारों की सहायता से दिल्ली का तख्त प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। नसरत खां ने फिरोजाबाद में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली में तथा नसरत शाह फिरोजाबाद में शासन करने लगा। अगली कड़ी में देखिए, तुर्की अमीर दरबार में वेश्याएं नचाते रहे और दिल्ली सल्तनत बिखरती रही। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।